नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो लोग खेती बाड़ी करने का काम करते हैं उन्हें पशुपालन का भी बड़ा शौक़ रहता है। आपने कई ऐसे पशु मेले देखे होंगे जहाँ पर अच्छी अच्छी नस्लों के पशु आपको देखने को मिले होंगे। आज हम एक किसान के पास पहुँचे हैं। 24 घंटे अपने खेत पर रहते हैं, अपने पशुओं के बीच रहते हैं, अपनी खेती बाड़ी करने का काम करते हैं। चाहे वह खेती की बात हो या पशुपालन की बात हो, तो बड़े ही प्रोग्रेसिव किसान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनके पास ये बुल है और इस बुल को लेकर इस क्षेत्र में बड़ी चर्चाएं हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं, इस बुल में आखिर ऐसा क्या खास है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। विपिन चौधरी जी, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं गांव बिराखेड़ी का रहने वाला। आपका ये जो बुल है, देसी भाषा में तो इसे झोटा कहते हैं, भैंसा कहते हैं, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ये चर्चाओं में है? साहब, ये जो है इसकी माँ भदावरी थी और इसका जो बाप था वो मुर्रा था। 2006 में मुझे इसका बाप लिया था, वो भी चलाया। बहुत मोमेंटेबल था, बहुत एक्टिव था। ये भी 3-4 साल तक बहुत एक्टिव रहा और इसकी गति जो है सेम बैल जैसी थी। अब तो स्लो होगी क्योंकि ओल्ड हो गया। और इससे उत्पन्न होने वाली संतान बहुत हेल्दी होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। कटड़ी इसकी 3-3.5 साल में दूध देने लायक हो जाती है और दूध अच्छा देती है। और इसके अंदर चूँकि भदावरी के जीन्स हैं, भदावरी में रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है और कोई बीमारी से दूर रहता है पशु। बीमारी नहीं आती क्योंकि भदावरी के जीन्स हैं। भदावरी और मुर्रा का दोनों क्रॉस ब्रीड है। इसके बच्चे मैं आपको दिखा सकता हूँ। बच्चे 7 महीने का है, जो थोड़ा बहुत घास ले आ सके बुग्गी में। 7 महीने का बच्चा बैठा है इसका। एक 5 महीने का बच्चा बैठा है। 2 बच्चे मुझे अभी अभी बेचे इसके। एक बच्चा 40,000 का, एक 30,000 का बच्चा भी मुझे बेचे। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मुझे कभी इसकी केयर पर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दवाई का खर्च नहीं करना पड़ा। इसके बच्चों पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता क्योंकि इसके अंदर जो है भदावरी होने की वजह से, भदावरी के जीन्स हैं। भदावरी बड़ी रोगरोधी प्रजाति है और मुर्रा भी बहुत ही हेल्दी प्रजाति है। नीली रावी में तो बहुत, नीली रावी और जाफराबादी में तो बहुत बीमारी आती हैं, लेकिन इनके पास कोई बीमारी नहीं। पाचन प्रणाली बहुत अच्छी है और चलने की शक्ति बहुत अच्छी है। कई साल से मैं चला रहा मील में से और बहुत ही अच्छा बुल है। एक बार इसे आप पकड़कर दिखाइए, सामने से इसका फेस दिखाइए ज़रा, हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपके इस बुल को अच्छी तरह से देख सकें। तो आप सभी जो हमारे दर्शक हैं जो इस समय वीडियो देख रहे हैं वो देख सकते हैं, ये इनका बुल है। इसका कुछ नाम वगैरह भी आपने रख रखा है या बस ऐसे ही है? जी विपिन जी, चूँकि मैं बहुत निम्न स्तर का किसान हूँ, बहुत छोटा किसान हूँ। मेरा प्रचार प्रसार तो कुछ होता नहीं। जानते हैं लोग मुझे, समाज के लोग भी बहुत कम जानते हैं। और क्योंकि जो दूसरे जगह मेलों में जाते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं, उनकी तो कंपनियाँ हैदराबादी, गुजराती, वो 1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए बुल के लगा देती है। और उनका रीज़न यही है कि वो भारी भरकम बुल है, लेकिन जीन्स कैरेक्टर मेरे पशु का बहुत उत्तम है। उनके पशुओं से भी ज़्यादा उत्तम है। मेरा प्रचार प्रसार नहीं, मैं बहुत छोटा किसान हूँ, इसलिए मेरा प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। इसलिए इसकी कोई कीमत भी नहीं लगा पाता। छोटा किसान हूँ, प्रचार प्रसार का कोई तरीका नहीं है। मेलों में जाते हैं बड़े किसान और उनकी कंपनियां जो हैं, दूसरे प्राइवेट लोग, हैदराबाद के जो किसान 2-2 हज़ार भैंस पालते हैं, वो सीमन के लिए उनकी 1 करोड़ 2-2 करोड़ उनकी कीमत लगा देता है। लेकिन आप ही देखो, मेरा 10 साल का बुल चलता है। ये 10 साल की इसकी एज है, अभी भी यंग है और इसके बच्चे बड़े हेल्दी है। पशु इसके, इससे जो गर्भित भैंस है उससे संतान जो है बहुत जल्दी ग्रो करती है। दूध देने की कैपेसिटी उनके बच्चों की बहुत ज़्यादा है और बीमारी भी कोई नहीं है। बीमारी पर भी मुझे कोई खर्च नहीं करना पड़ता। इसमें वजन कितना है? इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसका वजन 9.25 क्विंटल है। 8 क्विंटल 70 किलो करीब इसका वजन है। और इसके साथ मुझे कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बुग्गी में चल के बिल्कुल एकदम ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे हटना, चलना, कोई मुझे इसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके जो बच्चे पैदा होते हैं वो 3 साल किसान को परेशान इसलिए करते हैं कि उनकी मूवमेंटेबल शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उनके साथ जो है
यंग बच्चा ही मेहनत कर सकता है। अब मुझे बेचने का मेरा उनका बच्चों का रीज़न यही रहा कि मैं उनके साथ सर्वाइव नहीं हो सकूँ था और मुझे उनसे दिक्कत थी, इसलिए वो बेचे मुझे। तो मेरा आपसे सवाल ये है, जितना आपने अभी इस बुल के बारे में बताया, बड़ी अच्छी ये नस्ल का बुल आपका है, तो इसका वंश आगे चल रहा है या नहीं? मतलब कुछ डॉक्टर वगैरह आपके पास आते हैं इसका सीमन वगैरह लेने के लिए, या अभी इसका प्रचार नहीं हुआ? नहीं, इस बुल का ना तो कोई प्रचार है और हमारे एरिया में भी किसानों के अंदर जागरूकता कम है पशु के प्रति। किसके पास दूध बहुत कम लोगों के पास होता है। दूध जो है 50% लोगों के पास ही दूध हो पाता है, कुछ के पास तो गाय गुएँ रखते हैं। इसका प्रचार प्रसार न होने की वजह से कौन सीमन खरीदेगा इसका। और चूंकि मैं तो जंगल में रहता हूँ, मेरे को भी बुल को तो क्या जाने, मेरे को भी बहुत कम लोग जानते हैं, समाज के लोग भी बहुत ही कम जानते हैं, इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं है। नहीं तो इसके बच्चे जो हैं बड़े बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही मूवमेंटेबल होते हैं। मतलब जो पशु मेलों में जो बुल आते हैं, जो अच्छी नस्ल के बुल आते हैं, आपका ये बुल उन्हें कड़ी टक्कर देने के काबिल है? बिल्कुल, मैं तो अपने बुल को उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ। मैंने 2006 में इसके बाप को खरीदा था। उससे जो है मुझे लगभग 2-3 भैंसों से लगभग 30 कठड़ियाँ मुझे बेच दी। हर साल लगभग मैं 1 लाख के पशु बेच दूँ छोटी एज में। अब इसके वंश, इसकी जो माँ है वो भी, इसको भी मैं वंश चलाने के लिए जिंदा रख रहा हूँ। ये सब ही एक ही वंश है और ये वंश बहुत ही हेल्दी है, बहुत उपयोगी है, परिवार को बहुत ही आर्थिक मदद करने वाला वंश है। दवाई का कोई खर्च नहीं इस पर और इसका जीन्स कैरेक्टर जो है, ब्लड लाइन बहुत अच्छी ब्लड लाइन का पशु है। चलिए आप जरा अब इसे यहीं पर छोड़ दीजिए, इसका वंश आप हमें दिखाइए। वो इसका कटड़ा है जी है। अच्छा, ये आप देखिए, ये जो बुल है, ये इसका ये जो कटड़ा है, इसका बच्चा है। इस बच्चे में भदावरी के लक्षण आए, उस झुट्टे की माँ के लक्षण आए। क्योंकि देखो इसका पीला कलर है, हमारे यहाँ देसी भाषा में लोही भैंस बोलते हैं। इसका कलर लोही भैंस से भदावरी कलर से मिलता जुलता है, क्योंकि है ही ये भदावरी नस्ल का बच्चा। वो मुर्रा और भदावरी की ब्रीड है, उससे उत्पन्न होने वाली संतान ये भदावरी हुई। आगे फिर उसकी माँ के लक्षण उस बच्चे में है। चलिए उसे दिखाइए आप। ये आइए आप जो है आगे भी यहाँ पर एक और ये जो बुल है, इसका ये वंश है। ये तो कटड़ी है शायद। ये 14 महीने कटड़ी है जी और ये लगभग 10 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो 14 महीने कटड़ी है और भदावरी के लक्षण इसमें है कि ये मुर्रा है, ये बैठी हुई भैंस ये मुर्रा है। ये कटड़ी भी इसी बुल की है, वो जो बैठी जो दूध दे रही ये भी इसी बुल की कटड़ी है। और पैलन है, पैलन शुरुआत में भी आई। उसकी दूध देने की कैपेसिटी 13-14 लीटर के करीब 13-14 लीटर दूध देती है। बहुत गाढ़ा दूध देती है, कैल्शियम तोड़ दे शरीर का। एक्स्ट्रा उसे मेरे को जैल पिलाना पड़ा है। 1 महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में जैल कैल्शियम के रूप में मैं उसे देता रहूँ, क्योंकि कैल्शियम ना टूटे बॉडी का, दूध पर ज़्यादा जोर लगाती है। बहुत ही हेल्दी पशु है। लेकिन मेरा प्रचार प्रसार, मेरे को ही कम जानते हैं, मेरे बुल को तो कौन जानेगा। छोटा किसान हूँ, कभी प्रदर्शनी में मेलों में मैं जा नहीं पाता और मेलों में ही इनकी कीमत, इनकी वैल्यू का पता लगता है। जो कंपनियां, जो एजेंसी इनको खरीदती हैं और इनके दाम लगाती हैं, जो किसान बड़े स्तर पर डेयरी करता है वो इनके दाम लगाता है सीमन के लिए, खाली सीमन के लिए। तो इसकी क्या क्वालिटी है, ये जो आपकी यहाँ पर इसकी ये बुल का ये जो बच्चा है? देखो, ये भदावरी और मुर्रा की ब्रीड है। भदावरी चूँकि बहुत ही रेजिस्टेंस पावर होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मैंने इसको कभी 1 रुपये की दवा नहीं दी, कोई से बीमारी नहीं, बदहजमी नहीं, कब्जी कोई नहीं। इसकी चूँकि भदावरी नस्ल के जो पशु होते हैं वो सर्वाइव हमारे सर्किल में बहुत जल्दी होते हैं। हमारे सर्किल में से 1 रुपये की दवा देने की जरूरत नहीं। कभी कब्जी कुब्जी हो जाए, खाने का सोडा दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आती। और मुर्रा की लुक जो है बहुत बेहतरीन होती है। तो ये मुर्रा और भदावरी की ब्रीड है दोनों। ये भदावरी है, ये आपकी ये मुर्रा है, और वो जो उधर बैठी हुई है वो भी मुर्रा है, उसी बुल की मुर्रा है। वो दूध दे रही, ये भी दूध दे रही। ये जो भैंस है, चूँकि इसकी हमने डेट याद रखनी पड़े, दूध देती ब्याह की थी ये। अब इसकी जिस दिन ये क्रॉस होती है उस दिन हमें इसकी डेट को निश्चित याद रखना पड़ा है, लिखना पड़ा है, क्योंकि ऐसा ना हो दूध देती ब्याह जाए। इसकी हम 7 महीने में इसे ड्राई कर दें,
ड्राई करने के बाद जो है ये अगले बच्चे का निर्माण कर ले और अगले ब्याज में दूध देने के लिए उपलब्ध वो तैयार हो जाए। ये देखने में आपको तीसरे की लगती होगी, लेकिन ये 9-10 बार ब्याह ली। आपको पशुओं का तो बड़ा शौक है, तो ये जो आपने यहाँ पर खेती कर रखी है इसमें भी जो है किसी प्रकार का आपने मतलब जो नई प्रजाति है, जो नई किस्म के बीज हैं, उसका किसी प्रकार का आपने यहाँ पर ये जी, बहुत बहुत भारी उपलब्धि है। डॉक्टर अशोक दिल्ली ARIR ये पूसा के जो वैज्ञानिक है उनकी संस्थान से मैंने 1847 खरीदा, 1885 और 1886 खरीदा। और बक्सीराम तो जाने जाए 38 की वजह से। और गेहूं के जो एक्सपर्ट हैं करनाल में ज्ञानेंद्र प्रताप जी, मैं 2 वैरायटी इस बार भी लेकर आया गेहूं की, DBW 327 और DBW 332। बहुत ही हेल्दी वैरायटी है और बहुत ही ज़्यादा अन्न पैदा करने वाली वैरायटी है। किसान के लिए 5 क्विंटल बीघे की झाड़ देने वाली वैरायटी है। बहुत मेरे को बहुत बेनिफिट लग रहा। और अगले साल में इन दोनों वैरायटी की गेहूँ की इन दोनों वैरायटी को बोऊंगा। पिछले साल में 303 और 187 तो मैं 4 साल से बो रहा। 303 को लेकर आता पिछले साल, उसकी भी बहुत हाई यील्डेड वैरायटी है। 303 भी 5 क्विंटल की झाड़ देने वाली है और रजिस्टेंस पावर उसके कोई खास खर्चा नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है। सारा गेहूँ पका खड़ा बिल्कुल एकदम। बहुत ही इन वैज्ञानिकों का, डॉक्टर बक्सीराम का, डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप का, डॉक्टर दिलीप गोसाई, डॉक्टर दिल्ली के अशोक कुमार जी, इनका बहुत बहुत योगदान है हमारे जीवन में। तभी तो मैं कहता हूँ कि हज़ारों हज़ारों हाथ लग के किसान की थाली में एक रोटी उपलब्ध होती है। इन लोगों का बहुत योगदान है। हमारी पैदा निश्चित रूप से इन वैज्ञानिकों की वजह से डबल हुई है और मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन वैज्ञानिकों का योगदान मेरे जीवन में भी काफ़ी है। उनसे हमें भी बहुत लाभ मिला, आर्थिक लाभ भी हुआ और ज्ञान विकास भी हमें बहुत हुआ उनकी वजह से। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप खेती भी अच्छी कर रहे हैं और पशुधन भी आपके पास बहुत अच्छा है। हमने अपने क्षेत्र के ही कई बड़े बड़े जमींदारों को देखा है, वो खेती तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन पशुधन उनके पास है नहीं। तो अब जिस तरीके से जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनका जो रुझान है, उनकी जो दिलचस्पी है इस पशुपालन से हट रही है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? हमने तो कई नई पीढ़ी को देखा है कि अरे इन्हें डांगरों तो कौन घास गिरेगा। जी, उनके मॉडर्न बच्चे हैं इसका वजह। मॉडर्न बच्चे AC रूम में बन रहे हैं, खेत तक आना नहीं चाहते, गोबर में से उन्हें गंदा हुआ है, वो पशु को हाथ नहीं लगाना चाहते। लेकिन पशु का बेनिफिट इतना है, इससे जो है हमारी ज़मीन फर्टाइल होती है इनके गोबर से। गागे कवि ने कहा जिसके खेत में पड़ा नहीं गोबर उस किसान को जानो दो भर। वो किसान बहुत कमज़ोर है और एकदम बेकारा है। तो पशु पालने के लिए, अपनी ज़मीन को फर्टाइल करने के लिए पशु पालने ज़रूरी है। पशुओं का दूध अपने आप में संपूर्ण भोजन है। दूध 80% 70% किसानों के यहाँ होता ही नहीं। किसान जो है मॉडर्न हो गए, ठंडा पीने लग गए, घरों में AC रूम में बन रहे हैं, खेत तक आते नहीं। वो पशु से क्या प्रेम करेंगे? जो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट अपने घर में AC रूम में बन रहा है, पशु से कैसे प्रेम करेंगे? पशु आदमी की जीवनचर्या का, हर साल में लगभग 1.25 लाख के पशु बेच लूँ और मेरे घर का खर्च भी चल रहा। घर भी, जिस किसान के यहाँ 8 महीने 7 महीने दूध नहीं होता, वो किसान की श्रेणी में नहीं आता। भले कितना ही धनाढ़ किसान हो, उसके पास धन कितना ही हो, दूध अपने आप में संपूर्ण भोजन है। और अगर बच्चे किसी परिवार में ज़्यादा हैं, छोटे बच्चे, तो उस किसान को गाय भी रखनी चाहिए, देसी गाय, क्योंकि देसी गाय का भोजन जो है, वो दूध जो है अपने आप में संपूर्ण भोजन है और बच्चे को मोमेंटेबल लगता है वो दूध। चलिए, तो आप देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह जी ने किस तरीके से समझाया क्यों खेती के साथ साथ पशुधन भी होना ज़रूरी है। और ये जो इनका बुल है इसके बारे में भी इन्होंने बताया किस प्रकार की इसकी विशेषता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।